हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीडब्ल्यू आईआईटी जैम एंड सीएसएन नेट। आप सबको पता है हम डीबीटी बेट के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो आज हम नए क्वेश्चन पेपर शुरू करने वाले हैं। आज हम डीबीटी बेट 2021 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस थे वो हम आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सो वी हैव डीबीटी बेट पीवाईक्यूज दैट इज 2021. So coming to the first question that says time period of a simple pendulum will dash approximately when it is shifted to a place which has 1% higher gravity. That means आपने जो पेंडुलम है उसको शिफ्ट किया है एक हायर ग्रेविटी वाले जोन पर, तो वहां पर उसके जो टाइम पीरियड है उसमें क्या चेंज आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है. It will decrease by 0.5%, decrease by 1%, increase by 0.5% and increase by 1%. तो जब हम देखते हैं सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई रूट एल बाय जी के. टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई एल बाय जी. एल क्या डिनोट करता है और जी क्या डिनोट करता है? एल है आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड जी इज योर ग्रेविटी. तो अब आप इस रिलेशनशिप को देखोगे तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो कि जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके ग्रेविटी के. इस फॉर्मूला से आपको ये समझ में आएगा कि जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के. तो ग्रेविटी को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब उल्टा है. अगर ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड होगा डिक्रीज. ये पहला पॉइंट हो गया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दैट मींस अगर ग्रेविटी को इंक्रीज करते हो तो टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज करेगा. ठीक है. सो इसके हिसाब से इंक्रीज वाली दो स्टेटमेंट्स कैंसिल. अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं. डिक्रीज हो रहा है 0.5% से या डिक्रीज हो रहा है 1% से, ये हमें पता लगाना है. ठीक है. तो टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई रूट एल बाय जी. 2 पाई रूट एल बाय जी, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है. तो जब आपकी ग्रेविटी है, ये आपकी इनिशियल टाइम पीरियड हो गया. इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं T1 से. इनिशियल जब ग्रेविटी नॉर्मल है, अब ग्रेविटी इंक्रीज हुई बाय 1%. जब ग्रेविटी इंक्रीज हुई 1% से, सो ग्रेविटी क्या है? जी डैश. जो न्यू ग्रेविटी है उसको मैंने जी डैश से रिप्रेजेंट किया है. वो क्या है? जी प्लस 1% ऑफ ओरिजिनल जी. कितनी इंक्रीज हुई है? 1% से बढ़ गई है. ओरिजिनल में 1% ऑफ ग्रेविटी और इंक्रीज हो गई है. सो दैट इज जी प्लस 1 इंटू जी बाई 100. ये आपका जी प्लस जी अपॉन 100 दैट इज 101 जी बाई 100. तो आपका जो जी डैश है वो क्या है? जो आपकी न्यू ग्रेविटी है वो है 101 जी. जी क्या है? ओरिजिनल जी अपॉन 100. अब बात करते हैं टाइम पीरियड की. तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा? न्यू टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट एल बाय जी डैश. अब अगर इसको ऐसे देखो, इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हो 2 पाई रूट एल बाय रूट जी डैश. ठीक है. तो अब ये देखो 2 पाई रूट एल इंटू 1 बाय रूट जी डैश. ठीक है. अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. 2 पाई रूट एल अपॉन रूट जी की वैल्यू क्या होगी? जी डैश है तो ये वैल्यू है 1/1 जी 100. क्लियर. यहां से वैल्यू आएगी. इसको कैसे लिख सकते हो? इसको और ज्यादा ओपन अप करोगे, ओरिजिनल वैल्यू की टर्म्स में लेके आओ. इस वाले को लिख सकते हो 2 पाई रूट एल रूट जी इंटू 100 अपॉन 101.
इसको चेक करो, ये क्या है, ये ओरिजिनल टाइम है, ओरिजिनल टाइम पीरियड है, तो इसको लिख दो टी इंटू, जब इस रूट को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10/√101, जिसकी वैल्यू आएगी t इंटू 0.05, जिसको आप करोगे 0.005, जब आप इसको सॉल्व करोगे परसेंटेज में लाओगे मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो ये हो जाती है 0.5%। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 0.5%। कितना डिक्रीज है, दैट इज, और इसको और दोबारा से लिख देती हूँ एक बार, थोड़ा सा और क्लियरली लिखती हूँ। सो ये आपकी ओरिजिनल है t अपॉन, दैट इज योर 10/√101, 10/√101, रूट 100 10 हो गया, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा t इंटू 0.005, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 0%, में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हो जाएगा 0.5%। तो जो आपका नया वाला टाइम पीरियड आ रहा है, दैट इज डिक्रीज्ड बाय 0.5%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है, सिंप्लीफाइड वर्जन में करना है। पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला से ओरिजिनल वैल्यू निकाल लो, ये ओरिजिनल फॉर्मूला था, इसको एज इट इज रख लो, नया जी निकालो, नया जी निकालो, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और फिर फाइनली जो न्यू टी आएगा, टी डैश आएगा, वहां से वैल्यू पता चल जाएगी। सो इस तरीके से सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बायो का क्वेश्चन है, सबसे आसान है। और प्लीज हाँ, एक और टॉपिक अगर हम बात करें तो एक काम करते हैं, एक स्लाइड बनाते हैं, होमवर्क स्लाइड आपके लिए। ये है आप लोगों की होमवर्क स्लाइड। म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम डीबीटी बेड पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपका होमवर्क है कि आपको म्यूटेशन रिवाइज करना है। होमवर्क में आपको म्यूटेशन रिवाइज करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे, अगर हम कुछ 3-4 टॉपिक्स लिख लेते हैं, तो आप दूसरे एग्जाम्स की भी एक बार रिवीजन हो जाएगी इस तरीके से ही। सो म्यूटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डीबीटी बेड का, तो ये आपका होमवर्क है। कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, Which of the following generates a termination codon is known as? Termination मतलब stop codon, termination codon मतलब stop codon। तो कौन सा ऐसा म्यूटेशन है जिसमें स्टॉप कोडोन का जनरेशन होता है? दैट इज योर नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में आपका स्टॉप कोडोन जनरेट होता है। तो एक बार टाइप्स ऑफ म्यूटेशन रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, सबसे पहले है साइलेंट म्यूटेशन, उसके बाद है आपकी मिस सेंस म्यूटेशन, missense mutation, and then we have your nonsense mutation. So टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स हैं, साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या है? वो म्यूटेशन जिसमें बेस तो चेंज होने वाला है, कोडोन चेंज होने वाला है, नाइट्रोजनस बेस चेंज होगा, लेकिन अमाइनो एसिड सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइलेंट मतलब जिसका कोई इफेक्ट नहीं दिखे, जो चुपचाप हो। तो इस म्यूटेशन में क्या होता है, चेंज आएगा नाइट्रोजनस बेस में, चेंज इन नाइट्रोजनस बेस, but no change in amino acid sequence.
यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस में चेंज आएगा, लेकिन एज अ रिस्पॉन्स अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। मिस सेंस का मतलब क्या है? नाइट्रोजनस बेस भी चेंज हो जाएगा, उसके साथ साथ अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। नाइट्रोजनस बेस changes, that changes amino acid sequence also. That is, इस तरीके से चेंज करना है कि नाइट्रोजनस बेस की बदलने की वजह से, चेंज होने की वजह से जो आपका अमाइनो एसिड सीक्वेंस है या आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अमाइनो एसिड है वो भी बदल जाएगा, दूसरा कोई अमाइनो एसिड आ जाएगा। और फिर बात करते हैं नॉनसेंस की। नॉनसेंस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? स्टॉप कोडॉन बन जाता है, स्टॉप कोडॉन जनरेटेड। नाइट्रोजनस बेस को इस तरीके से चेंज किया जाता है कि स्टॉप कोडॉन बन जाता है। फिगर है, एग्जाम्पल के लिए देखो, ये ओरिजिनल है जहां पे कोई म्यूटेशन नहीं है। जब यहाँ पर साइलेंट म्यूटेशन हुई, साइलेंट म्यूटेशन में क्या हुआ? पहले भी लाइसिन था, अब भी लाइसिन ही आ रहा है, तो इस म्यूटेशन की वजह से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये म्यूटेशन है साइलेंट म्यूटेशन। नॉनसेंस में क्या होता है? पहले जहां पर लाइसिन कोड हो रहा था वहां पर स्टॉप कोडॉन आ गया, तो ये है आपकी नॉनसेंस म्यूटेशन। मिस सेंस की अगर हम बात करते हैं, मिस सेंस दो तरीके का होता है, कंजर्व्ड और नॉन कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब ये है कि जो रिप्लेस होके अमाइनो एसिड आ रहा है उसका भी नेचर सेम होगा जो पहले अमाइनो एसिड था। दैट इज, यहाँ पर लाइसिन था, जब ये वाली कंजर्वेटिव वाली म्यूटेशन हुई, इसमें इसकी जगह आया आर्जिनिन। अगर हम बात करें तो आपका लाइसिन भी हाइड्रोफोबिक है और आर्जिनिन भी हाइड्रोफोबिक होता है, तो नेचर्स क्या रहे? सेम रहे, बेसिक अमाइनो एसिड ही रहा, तो ये एक कंजर्वेटिव है, मतलब ओरिजिनल जो आपका नेचर था वो कंजर्व हो गया, वो पर्पस सॉल्व हो गया। नॉन कंजर्वेटिव में जो ओरिजिनल नेचर है अमाइनो एसिड का वो कंजर्व नहीं होता, लाइसिन के जगह थ्रियोनिन आ गया, तो ये है आपकी नॉन कंजर्वेटिव म्यूटेशन। क्या बताया? कंजर्वेटिव का मतलब है कंजर्व करके रहना, बचा के रखना। क्या बचाने वाले हैं? जो ओरिजिनल अमाइनो एसिड का नेचर था वही अगर रहने वाला है तो वो कंजर्वेटिव है, अदरवाइज इट इज नॉन कंजर्वेटिव। So mutation is a very important topic from DBT point of view. You all need to revise it. Coming to next question. Which of the following is an achiral amino acids? कौन सा अमाइनो एसिड है जो achiral है? आपको पता है सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड है जो achiral होता है, that is your glycine. कायरल मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल में चारों जो ग्रुप्स हैं, आप कहोगे जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, कायरल कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जिसपे जो सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सब डिफरेंट हो। सो अगर हम देखते हैं तो ग्लाइसिन में नॉर्मल स्ट्रक्चर में आप देखते हो COO, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो होता है, ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में दो ग्रुप्स जो हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम होते हैं, जिसकी वजह से वो achiral है, इट विल नॉट शो एनी acririty। ठीक है, तो ये है ग्लाइसिन। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए एक फिगर है, ठीक है, ये है मॉलिक्यूल A और ये है मॉलिक्यूल B। मॉलिक्यूल A और मॉलिक्यूल B, मॉलिक्यूल B क्या है? मिरर इमेज है मॉलिक्यूल A की, मिरर इमेज है मॉलिक्यूल B की। तो कायरल कब होगा? कायरल तब होता है जब दोनों इमेजेस, दैट इज ये और इसकी मिरर इमेज को अगर सुपर इम्पोज हम ना कर पाए, देन इट इज अ कायरल। कायरल कार्बन तो आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं? ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। कायरल वो है जिसमें मिरर इमेजेस जो है वो सुपर इम्पोजेबल ना हो, एक दूसरे पर कवरिंग ना कर पाए। तो पहचानते कैसे? अगर हम थ्योरी की बात करें तो हम कैसे पहचानते हैं? वो कार्बन जिसके पास सारे के सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं, जो भी ग्रुप्स उसके ऊपर लगे हुए हैं वो अलग अलग हैं, वो आपका कायरल होता है, अदरवाइज इट इज एकायरल। ठीक है, सो दिस इज योर मॉलिक्यूल बी। ठीक है, फिर एकायरल डिफाइन करने के लिए सी और डी को लिया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी मिरर इमेज जो है उनको सुपर इम्पोज किया जा सकता है, एक दूसरे को वो कवर कर सकती हैं, दैट्स व्हाई इट इज एकायरल। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कायरल कार्बन कैसे पता चलता है? वो कार्बन जिसपे सारे के सारे ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स उसके ऊपर लगे हुए हैं वो सब अलग अलग हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, देन इट इज अ कायरल कार्बन, अदरवाइज इट इज नॉट। एंड फ्रॉम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू
वो कार्बन वो मॉलिक्यूल जिसको सुपर इम्पोज, जिनकी मिरर इमेजेस को सुपर इम्पोज किया जा सकता है, वो कायरल होते हैं, और जिनको नहीं कर सकते वो ए कायरल होते हैं. सो द ओनली अमाइनो एसिड दैट इज ए कायरल, दैट इज योर ग्लाइसिन. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. This is a journal aptitude question that says, if the row wise and the column wise sums in the figure below are same for all rows and columns x plus y z. आपको ये निकालना है कि x plus y plus z इसका क्या रिजल्ट होने वाला है. ठीक है, इन्होंने क्या बोला, आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि रो और सम जो है वो इक्वल है. अगर आप सारी रोज को प्लस करो या सारे कॉलम्स को प्लस करो, सब कुछ सेम है. शुरुआत करते हैं. पहले इस वाली रो को देखेंगे. इस वाली को क्या सम है, x प्लस z प्लस 9. नेक्स्ट वाली का है 8 प्लस 6 14 प्लस y, 12 प्लस 5 दैट इज योर 17 प्लस 10 दैट इज 27. यहाँ पे शुरू करते हैं. यहाँ पर है 20 प्लस z, यहाँ पर है 14 प्लस y, यहाँ पर है आपका 16 प्लस x. क्या बोला है कि सारी जो रो है और जो कॉलम है उनका सम इक्वल है. तो हमें सम तो मिल ही गया ना, कि कोई भी रो उठा लो, कोई भी कॉलम उठा लो, उसका सम जो होगा वो 27 होगा. ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, पहले पहले y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि x प्लस z यहाँ पर आ रहा है, तो x प्लस z की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे पहले. फिर एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं. कैसे, 27 इक्वल्स टू 14 प्लस y, 27 minus 14 is equals to y, that will be your 13. तो y की वैल्यू आ गई 13. ठीक है, नेक्स्ट है x प्लस z प्लस 9 इक्वल्स टू 27. x प्लस z इक्वल्स टू 27 माइनस 9. x प्लस z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है. दैट विल बी x प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज योर 18 प्लस 13, एंड ये बनता है आपका 31. दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. कंडीशन जिसको समझ में आ गई कि क्या कंडीशन दी हुई है कि किससे सेटिस्फाई होने वाली है इक्वेशन, तो वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है. सिंपल सी कंडीशन दी हुई थी कि जो सारी रोज है, कोई भी रो उठा लो उसका सम, और जो कोई भी कॉलम उठा लो उनका सम इक्वल है. तो एक वाले से हमें इसका सम पता चल गया कि 27 सम है. फिर हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया एंड वी गॉट आवर आंसर, दैट इज 31. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम इसकी बात करें तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए तो आप नेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो, और ये मुझे लगता है कि बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है. आप जितने भी PYQs करने वाले हो या जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, उन सब में आपको ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा. सो ये बहुत आसान होता है अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, या आपको एक बार समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है. नेक्स्ट क्वेश्चन. और नाउ नेक्स्ट है कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर DPT बेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होमवर्क है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज योर कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस. ये भी आपको हर ईयर मिलने वाला है. ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कंसंट्रेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं. चलो तो सॉल्व करते हैं. The question is, you are preparing 100 ml of a solution containing 100 millimolar tris HCl, that is of pH 7.5, and you are preparing 5 millimolar MgCl2 plus 1 millimolar DTT. स्टॉक सोल्यूशन की बात करें तो उसमें है 1 मोलर ट्रिस HCl, दैट इज ऑफ pH 7.5, 100 मिलीमोलर MgCl2, 50 मिलीमोलर DTT. द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी. देखो, अगर लेबोरेटरी की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, जो स्टॉक होता है उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी हमारी फाइनल वाली मोलैरिटी होती है, उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेते हैं स्टॉक से और उसको मिक्स कर देते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है, एक हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है. पहले स्टॉक लिख लेते हैं. एक हमारे पास स्टॉक है और एक हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है.
तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिला है हमारे स्टॉक में क्या क्या है। स्टॉक में हमारे पास 1 मोलर ट्रिस HCl, स्टॉक में है 1 मोलर ट्रिस HCl, और है 100 मिलीमोलर MgCl2, 100 मिलीमोलर MgCl2, एंड और है 50 मिलीमोलर DTT, 50 मिलीमोलर DTT। ठीक है, और अब देखते हैं फाइनल में क्या है। 100 मिलीमोलर ट्रिस HCl, फाइनल में हमारे पास है 100 मिलीमोलर ट्रिस HCl, और है 5 मिलीमोलर MgCl2, 5 मिलीमोलर MgCl2, और नेक्स्ट है 1 मिलीमोलर DTT, 1 मिलीमोलर DTT। इसके साथ साथ एक चीज और हमें प्रोवाइड की गई है, जो फाइनल सोल्यूशन है उसकी वॉल्यूम है 100 ml की। फाइनल सोल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो है 100 ml। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्टॉक में से इस ट्रिस HCl की कितनी वॉल्यूम लेव कि वो 100 मिलीमोलर हो जाए 100 ml में। 100 मिलीमोलर MgCl2 की कितनी वॉल्यूम ले 5 मिलीमोलर हो जाए। 50 मिलीमोलर DTT की कितनी ले कि 1 मिलीमोलर हो जाए। सबको पता है क्या करना होता है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, ये बात सबको पता है कि करना होता है। पहले ट्रिस HCl का करेंगे, ट्रिस HCl से शुरू करेंगे, दैट इज M1V1 इक्वल्स टू M2V2। स्टॉक में कितनी है 1 मिलीमोलर है, तो याद रखना वहां पर मिलीमोलर है तो सेम मोलारिटी की टर्म्स रखनी है, तो इसको कर देंगे 1000 मिलीमोलर ट्रिस HCl। यूनिट्स चेक कर लेना प्लीज, जब भी कंसंट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहले यूनिट्स को चेक करना होता है। ठीक है, तो ये है इनिशियली है आपकी 1000, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हमें वॉल्यूम कितनी यूज करनी है। फाइनल में हमारे पास कितनी है, फाइनल में है 100 मिलीमोलर और वॉल्यूम कितनी है 100, तो कितनी वॉल्यूम यूज करेंगे यहाँ पर। V1 की वैल्यू होगी 100 इंटू 100 अपॉन 1000, दैट इज 10 ml। स्टॉक में से क्या करने वाले हो, स्टॉक में से 10 ml ट्रिस HCl उठाओगे और फाइनल सॉल्यूशन में डालना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में एक बार ऑप्शन देखो, 10 ml निकल आया तो कौन कौन से ऑप्शन गए, ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है। चलो, तो बी और सी में से अब चॉइस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक चेक करें, MgCl2 को चेक करते हैं, इनिशियल कितनी है, MgCl2 को चेक करते हैं, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 कितनी है 100 और फाइनल है 5, 100 इंटू V1 पता ही नहीं है, M2 है 5 मिलीमोलर, वॉल्यूम है 100, V1 की वैल्यू आ गई 5, दैट इज 5 ml। स्टॉक में से लोगे 5 ml का MgCl2 और फाइनल उसमें डाल दोगे, तो 5 किस में है, किसमें है, 5 का ऑप्शन भी सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, इसी में है, तो ये ऑप्शन कट, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैच कर लेते हैं, 10 ml निकाल चुके हैं, 5 भी निकाल चुके हैं और फाइनली उसको चेक कर लेते हैं। चलो अब DTT को चेक करते हैं, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 कितना है 50, V1 पता नहीं है, M2 है 1 इंटू V2, V2 इज योर 100, सॉरी V2 इज योर 100, सो V1 हो गया 100/50, दैट इज योर 2 ml। रीचेक कर लो एक बार, 2 ml आंसर। क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
कि एक स्टॉक है, स्टॉक में से फाइनल सोल्यूशन बना रहे हैं, हमेशा यूज करोगे M1V1, दैट इज इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। ये क्वेश्चन करनी है और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं इनिशियल और फाइनल सॉल्यूशंस के, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। जहां पर एक स्टॉक है और एक फाइनल सॉल्यूशन है वहां पर क्या यूज करोगे, M1V1 को यूज करोगे, और बहुत आसान होता है। और एक चीज और ध्यान रखोगे कि यूनिट्स मैच कर जानी चाहिए, जो भी है मोलर में है तो मोलर में रखो, मिली मोलर में है मिली मोलर में रखो, जो भी यूनिट्स है उन सबको मैच करना जरूरी होता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सीक्वेंसिंग डीएनए बाय सेंगर्स मेथड द चेन इलोंगेशन इज टर्मिनेटेड बाय। जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं सेंगर्स मेथड से तो चेन टर्मिनेशन किससे करते हैं, वो हम करते हैं 2 प्राइम 3 प्राइम डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, हमें क्या करना है, चेन इलोंगेशन को रोकना है, दैट इज हमें जो आपका डीएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन वाला स्टेप करता है उसको रोकना है। तो इलोंगेशन कैसे होती है, अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये पता होगा, जब इलोंगेशन हो रही होती है उस टाइम पे जो ऑलरेडी जो शुगर ऑलरेडी चेन में जा चुकी है, इसको और स्पेल, यहां पर आपकी चेन बन चुकी है। ठीक है, अब आपको इधर खत्म करना है। ठीक है, कैसे होता है, जो इनकमिंग शुगर है, ये आपकी इनकमिंग शुगर है, उस पर ये जो 3 प्राइम है ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, ये चेन का पार्ट है, ये वाली शुगर चेन का पार्ट है, यहाँ पर भी आपकी शुगर है, यहाँ पर भी आपका, दैट इज अ फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड चेन है। तो इनकमिंग शुगर पर 3 प्राइम OH ऐड करता है। क्या करने वाले हैं, जो इनकमिंग शुगर है उसमें ये वाला इनकॉर्पोरेटेड शुगर का 3 प्राइम OH जो है उसके 5 प्राइम फॉस्फेट पर अटैक करता है। ये इलोंगेशन का बेसिक होता है। इलोंगेशन में क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड शुगर मतलब वो शुगर जो ऑलरेडी चेन में जा चुकी है, डीएनए में अटैच हो चुकी है, वो अपने 3 प्राइम OH से इनकमिंग शुगर के 5 प्राइम फॉस्फेट पर अटैक करती है, जिस तरीके से आपका इलोंगेशन चलता है। तो आपको इलोंगेशन रोकना है, तो अगर आप इस वाले 3 प्राइम OH को ही हटा दोगे तो इलोंगेशन कैसे होगा। तो जब हम सेंगर्स मेथड करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं सेंगर्स मेथड से, तो वहां पर इलोंगेशन के लिए हम यूज करते हैं 2 प्राइम 3 प्राइम डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, मतलब 3 प्राइम पर ये वाला जो 3 प्राइम है इस पे जो OH है उसको हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, डाई डीऑक्सी। 2 प्राइम का भी OH नहीं है, 3 प्राइम का भी OH नहीं है। अगर 3 प्राइम OH नहीं होगा तो आगे इलोंगेशन भी नहीं होगी, चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। इसलिए सेंगर्स मेथड में 2 प्राइम 3 प्राइम डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। और हेल्प के लिए इलोंगेशन यहाँ पर है कि 3 प्राइम का जो OH है वो इनकमिंग जो नई शुगर आ रही है उसके 5 प्राइम फॉस्फेट पर अटैक करता है, जिस वजह से आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है या इलोंगेशन जो है वो बढ़ती है, डीएनए चेन जो है वो सिंथेसाइज होती है। सो ये कॉन्सेप्ट पे बेस सेंगर्स मेथड में 2 प्राइम 3 प्राइम डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को यूज किया जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या तरीका होता है मैच द फॉलोइंग करने का, एक एक मैच करते जाओ और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ। मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन क्यों करते हैं, मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन करते हैं एक्टिवेट जीन फॉर मॉडिफाइंग हिस्टोन्स इन क्रोमेटिन। जब हमें जीन एक्सप्रेशन चेंज करना होता है वहां पर हम जो है आपका मिथाइलेशन को यूज करते हैं, लाइसिन को मिथाइलेट करते हैं। तो ए किससे मैच कर रहा है, सेकंड से, ए मैच कराना है सेकंड से, 2 ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी भी कट हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी कट हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन कहाँ देखते हैं, कोलेजन स्ट्रक्चर में देखते हैं, बी का फर्स्ट दोनों में है तो दोनों ऑप्शन चलेंगे। फोस्फाइलेशन ऑफ टायरोसिन कहाँ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इन सेल सिग्नलिंग, C4 इस ऑप्शन में है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हुआ और ये वाला ऑप्शन हो गया सही। तो यही तरीका होता है मैच करने का, एक एक मैच करो और फिर एलिमिनेट करते जाओ। और फिर हम देखते हैं पॉली यूबिक्विटिलाइजेशन कहाँ देखते हैं हम, टारगेट्स प्रोटीन फॉर डिग्रेडेशन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, डी का मैच करना है 3 के साथ। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी देख लिया। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट से शुरू कराया मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन, आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कभी भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए, आप जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट से ही शुरू करना है, आपको जो ऑप्शन समझ में आ जाए कि इसका मैच मैं श्योर हूं वहां से शुरू कर दो।
जो मैच जो है जिसपे श्योर हो कि ये बिल्कुल सही मैच हुआ है, वहां से एलिमिनेशन शुरू करो, अपने आप आंसर आसान होता जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शुरू करते पॉलीयूबिक्विटिनेशन, तो पूरा प्रोसेस पढ़ते हो सेल बायोलॉजी में, तो क्यों होता है? ये प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए होता है। सो सी का 3 देखोगे तो 2 ही ऑप्शन में था, तो ये कट जाते, मतलब एक डिफरेंट टर्म हो जाता, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता क्वेश्चन को करने का, अगर आप सी से शुरू करते, डी से शुरू करते। फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन भी सबको याद रहता है, सेल सिग्नलिंग में होता है। सो आपको फिर सी का 4 देखना था। सी का 4 किस में था? सी का 4 इसी ऑप्शन में था। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, जो भी मैच समझ में आए कि मैं इसको लेके श्योर हूँ, वहां से शुरुआत करो, एलिमिनेशन करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप आसान होता जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। और मुझे तो सबसे आसान लगते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस करना। नेक्स्ट, इफ in a donor acceptor pair the one with the strongest tendency to donate electron has, ठीक है, सबसे पहले क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? मोस्ट नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, मोस्ट नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल एंड द वीकेस्ट एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, मोस्ट पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल एंड द वीकेस्ट एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। खुद सोचो, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है, ठीक है। द वन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन हैज, एक डोनर है जो इलेक्ट्रॉन देगा और एक है जो एक्सेप्ट करेगा। तो अगर किसी के पास बहुत ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो उसकी एफिनिटी कैसी होगी, वो कैसे जुड़ा होगा इलेक्ट्रॉन के साथ? अगर वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसकी एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? बहुत आसानी से लूज कर पा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को है बहुत लूजली बाउंड करके रखता है, वीकली अपने पास रखता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इतने से समझ में आ गया कि वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पा रहा है, तो उसकी एफिनिटी वीकेस्ट होगी। वीकेस्ट एफिनिटी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एफिनिटी कट, स्ट्रॉन्गेस्ट कट, 2 ऑप्शन बच गए, वीकेस्ट एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन और वीकेस्ट एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं इस पार्ट पे, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, उसे बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स पोटेंशियल। और रिडॉक्स पोटेंशियल को हम मेजर कैसे करते हैं? जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होती है, वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। क्या होता है? मोर नेगेटिव द रिडॉक्स पोटेंशियल, more easily electrons are lost. जितनी ज्यादा नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल है उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। तो बताओ, 2 ऑप्शन में से नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। वो मॉलिक्यूल जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ लूजली बाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली बाउंड करके नहीं रखेगा, वीक एफिनिटी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। दूसरा, रिडॉक्स पोटेंशियल हमेशा याद रखोगे, जितनी ज्यादा नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होगी उतनी अच्छी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को यूज करने की, लूज करने की। तो इस तरीके से याद रखना। और रिडॉक्स पोटेंशियल बहुत बार पूछा जाता है, रिडॉक्स पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। नेक्स्ट चलो, ल्यूसिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन। ग्लूटामिक एसिड तो सबको पता होगा, सबको पता रहता है ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड से शुरू करते हैं। ग्लूटामिक एसिड मैच करेगा नेगेटिवली चार्ज के साथ। चलो, सो सी का है 1, सी का 1 किस किस ऑप्शन में है? 3 ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन हो गया कट, ठीक है। लाइसिन भी सबको याद रहता है, दैट इज योर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज, नॉन पोलर और पॉजिटिवली चार्ज। ल्यूसिन कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। सी का सेकंड, सॉरी ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। ल्यूसिन नॉन पोलर होता है, लाइसिन पॉजिटिव, ल्यूसिन, ग्लूटामिन और आपके अनचार्ज्ड पोलर्स। लाइसिन होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ग्लूटामिन है अनचार्ज्ड
पोलर, ग्लूटामीन है अनचार्ज पोलर, और आपका एक सेकेंड बी करेक्ट, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज, और हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर टेबल लगा दी है। तो नॉन पोलर पॉजिटिवली चार्ज कौन से हैं? लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन। करेक्ट, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन। नेगेटिवली चार्ज एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। तो ये एटलीस्ट ये तो याद रख लेना, पॉजिटिवली चार्ज कौन से, नेगेटिवली चार्ज कौन से, ये तो बहुत जरूरी है याद करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न पॉजिटिवली चार्ज कौन से हैं। HRK, HRK हैं आपके हिस्टिडिन, लाइसिन, आर्जिनिन, ये हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? ऑप्शन सी रहे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका होता है। देखो कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर है, 1 2 3 4 यहाँ पर है। यहाँ पर आओ, सबसे कॉर्नर पर, सबसे कॉर्नर पर आओ। 5 इंटू 4 20, इसके डायगनल की तरफ मूव करना हमेशा, ऐसे डायगनल की तरफ मूव करना। इस वाले पे आओगे डायगनल से, 3 इंटू 4 12, फिर डायगनल इधर वाले पे आना है। अब 2 इंटू 3 6, अब इधर आओ, ये 2, ठीक है। अब हम इनको करेंगे प्लस, 20 प्लस 12 कितने हो गए? 20 प्लस 12 हो गए आपके 32, 32 प्लस 6, 32 प्लस 6 हो गए आपके 38 प्लस 2, यहाँ तक ये पूरा प्लस करना होता है। ये हो गया आपका 40, और इससे आपसे आंसर आ गया कितने स्क्वायर्स हैं, 40। कोई भी ग्रिड का क्वेश्चन आए क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्रिड का क्वेश्चन आता है कि इसमें बता दो कितने स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर के लिए यूज करना है ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या करने वाले हो? 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, लास्ट वाले से शुरू करो, इधर का उठाओ और इधर का उठाओ। 3 इंटू 3 9, डायगनल की तरफ मूव करना है, यहाँ पर आओ, 2 इंटू 2 4, और ये 1, इन पूरे डायगनल को प्लस कर दो। सो ये हो गया 9 प्लस 4 13, ये हो जाएंगे आपके 14 स्क्वायर्स। सो ये तरीका होता है नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने का बाय द ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड विद HiO4 प्रोड्यूसेस वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या बनता है? इसका आंसर है, जब भी आप ग्लिसरॉल्डिहाइड को अटैक कराओगे या रिएक्ट करवाओगे HiO4 से, तो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं फॉर्मिक एसिड के, और एक मॉलिक्यूल बनता है फॉर्मेल्डिहाइड का। हेल्प के लिए मैंने जो टेबल लगाई है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। दैट इज, अगर आप एल्कोहल को रिएक्ट कराते हो, 1 सेकेंड, अगर आप एल्कोहल को रिएक्ट कराते हो HiO4 के साथ, तो यहाँ पर बनता है CH2 डबल बॉन्ड O और CH2OH, ठीक है, ये बनता है। और अगर आप एल्डिहाइड को, CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है। अगर एल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हो तो बनता है CHO CHO2, और ये लास्ट वाला है कीटोन। सेंटर में अगर C डबल बॉन्ड O होता है वो कीटोन होता है आपका। कीटोन से बनता है CH2 डबल बॉन्ड O, और CO फाइनली टूट जाता है, दैट इज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CO2। अगर क्वेश्चन आए इवोल्यूशन ऑफ CO2 कहां पर होता है? जब कीटोन को रिएक्ट कराते हो HiO4 से, तो वहां पर बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct about the reactions catalyzed by serine hydrolysis? serine hydrolase है, नाम बता रहे हैं। अगर serine hydrolase है तो उसकी एक्टिव साइड में क्या होने वाला है? serine होने वाला है ना। सो serine काम करेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्सपार्टेट रेसिड्यू अटैक करेगा? नहीं भाई। एस्पार्टेट रेसिड्यू अब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को? नहीं। एस्पार्टेट रेसिड्यू अटैक करेगा? नहीं। अगर सीरीन हाइड्रोलेस है तो सीरीन अटैक ग्रुपिंग होगा। न्यूक्लियोफिलिक सीरीन रेसिड्यू अटैक्स द कार्बोलाइड कार्बन ऑफ एस्पार्टिक एसिड। तो नाम से पहचानना शुरू कर दो कि कौन सी चीज क्या काम करेगी। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड द स्क्वायर हैविंग द सेम एरिया आर। ये आर लिखा आ गया, ये एरिया है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर है और एक आपका सर्कल है, दोनों का एरिया सेम है। पहली कंडीशन क्या है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इक्वल है
ए स्क्वायर के, साइड स्क्वायर ही तो होता है स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। सो यहाँ से क्या निकालोगे, पाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है, तो इसको करेंगे रूट पाई इज इक्वल्स टू ए बाय आर। ये रिलेशनशिप हमने डिराइव किया कि रूट पाई इक्वल है ए बाय आर के। ठीक है, क्या निकालना है हमें, रेशियो निकालना है पेरीमीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपॉन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल की वैल्यू है 2 पाई आर और स्क्वायर की होती है 4a। 1/2 कैंसिल, ये बन गया 1/2 पाई आर बाय ए। क्या वैल्यू है a बाई आर की, रूट पाई, सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, 1/2 पाई 1/रूट पाई। ये देख लेना इनवर्स हो गई है, जो वैल्यू निकाली थी वो a बाय आर थी, तो अब जब उल्टी करी है रेसिप्रोकल में है तो रेसिप्रोकल वैल्यू लिखोगे। पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट पाई, रेशियो आ जाएगा रूट पाई बाय 2, रेशियो आएगा आपका रूट पाई बाय 2। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो 4 coins are tossed simultaneously, you bet that it will come up as 2 heads and 2 tail। आपने क्या लगाया है कि 2 हेड आएंगे और 2 टेल आएंगे, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने बोला या तो 3 हेड आएंगे और 1 टेल आएगा। उसने 2 ऑप्शन दिए हैं, 3 हेड आएंगे 1 टेल आएगा, या फिर 1 हेड आएगा या 3 टेल आएगा। बताना है किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 4 कॉइन अगर एक साथ उछाले गए हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, चारों पर हेड आ सकता है, सॉरी चारों पर हेड आ सकता है, चारों पर टेल आ सकता है, 3 पर हेड आ सकता है, 1 पर टेल आ सकता है, और उसी के साथ साथ सॉरी ऐसे ही 1 हेड आ सकता है, बाकी 3 टेल आ सकते हैं, 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं। ये सब प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। तो बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आपके फ्रेंड ने क्या बोला है, 3 हेड आएंगे या 1 टेल आएगा, 3 हेड आएंगे या 1 टेल आएगा, या फिर 3 टेल आएंगे 1 हेड आएंगे। ये आपके फ्रेंड्स के हो गए, ये उनकी प्रोबेबिलिटी है। आपने क्या बोला है, 2 हेड आएंगे और 2 टेल आएंगे, यही बोला है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। तो किसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ऑफ कोर्स उनकी 2 प्रोबेबिलिटी है, वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन है वो जीत जाएंगे। सो किसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा है, योर फ्रेंड हैज अ हायर चांस ऑफ विनिंग, क्योंकि उन्होंने 2 ऑप्शंस बताए और 2 प्रोबेबिलिटीज उनकी बन रही है, जबकि आपकी एक ही बन रही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, योर फ्रेंड हैज अ हायर चांस ऑफ विनिंग। ओके, सो होमवर्क है, म्यूटेशन पढ़ना है और कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। अच्छे से देखना क्वेश्चंस को प्लीज, और जो भी ट्रिक्स बताई जाती हैं उनको अच्छे से समझना, ताकि वो एक्चुअली आपको हेल्प करें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। All the very best for preparations. Work hard. Thank you so much.